यह बात है साल 541 AD की, यानी आज से करीब 1500 साल पहले, जब यूरोप के ठीक इस हिस्से में आसमान पर एक ऐसा नजारा देखा गया जो आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। अजीब शेप के काफी घने और काले बादलों ने आसमान पर डेरा डाल दिया था और ये इतने घने बादल थे कि इन्होंने सूरज की रोशनी को भी पूरी तरह से रोक दिया था। पहले तो यह समझा गया कि ये बादल बारिश बरसाकर गायब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा सोचने और समझने वालों को कहाँ मालूम था कि यह बादल कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। यह पूरा इलाका उस दौर में ईस्टर्न रोमन एम्पायर या फिर बाइजेंटाइन एम्पायर के कंट्रोल में था, जहाँ की कैपिटल सिटी कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जिसको आज इस्तांबुल कहा जाता है। और यह अजीबो गरीब मंजर भी इस्तांबुल यानी उस वक्त के कॉन्स्टेंटिनोपल में ही देखा जा रहा था। कुछ घंटे गुजरे, फिर कुछ दिन और फिर कई हफ्ते, लेकिन यह अनोखे बादल ना ही बरस रहे थे और ना ही आसमान को छोड़ने का नाम ले रहे थे। दिन ब दिन यह मामला काफी सीरियस होता जा रहा था और अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि पिछले कई हफ्तों से कॉन्स्टेंटिनोपल ने सूरज की शक्ल तक नहीं देखी थी। लेकिन किसको मालूम था कि यह सब तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था वह किसी की कल्पना से भी परे था। दोस्तों, एयरफोर्स 1 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। उस दौर में भी यहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग रहते थे और पिछले कई हफ्तों से बादलों के साए ने सारे लोगों को काफी बेचैन किया हुआ था। लेकिन मामला तब और ज्यादा सीरियस हो गया जब यहाँ एक एक करके लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया। जी हाँ, चलते फिरते लोग बिल्कुल ठीक ठाक हालत में खड़े खड़े गिर जाते थे और फिर कुछ ही देर बाद उनकी सांस निकल जाती थी। यह मामला देखकर डरे और सहमे हुए लोगों में अफरा तफरी फैलना शुरू हो गई, क्योंकि उनका ख्याल था कि शायद अब दुनिया के खत्म होने का वक्त आ चुका है। ऊपर आसमान पर गहरे बादल, हवा में एक अजीब सी फॉग और जमीन पर लाशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। गर्मियों के मौसम में सख्त सर्दी पड़ना शुरू हो गई और बर्फबारी इतनी ज्यादा हो गई कि ना ही लोगों की फसलें बचीं और ना ही जानवर और परिंदे। उस वक्त के बाइजेंटाइन एम्परर, जिनका नाम जस्टिनियन था, उन्होंने लोगों को शांतिमय रहने का आदेश दिया और यह कहा कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उनकी जान को कुछ नहीं होगा। एम्परर के इस बयान ने लोगों को बेचैन कर दिया था, क्योंकि यह बीमारी ना ही अच्छे इंसान को देख रही थी और ना ही बुरे को। रोजाना हजारों की तादाद में लोग मर रहे थे, जिनको एक साथ ही बड़ी बड़ी कब्रों में दफन किया जा रहा था। और अब नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि यहाँ खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगा था। बाइजेंटाइन एम्पायर की फौज, जो वैसे तो काफी स्ट्रांग मानी जाती थी, लेकिन इस मामले में वह किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उनका मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से था जो किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। यह पूरा हफ्ता इसी अजीब बीमारी की लपेट में था। आसमान पर गहरे बादल जहां भी जाते जा रहे थे, वहां जमीन पर यह अजीब बीमारी फैल रही थी। दूर दूर तक जहां अभी स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, तुर्की, मोरक्को, सीरिया और ईरान मौजूद है, कॉन्टिनेंट का यह पूरा हिस्सा इसी बीमारी की लपेट में था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस अजीब आसमानी बीमारी की असल वजह क्या है। वहां लोगों के पास इस बात पर यकीन करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था कि अब दुनिया का दिन आ चुका है, और उनका इस बात पर यकीन तब ज्यादा बढ़ गया जब बाइजेंटाइन एम्परर खुद भी इस बीमारी का शिकार हो गया। यह बीमारी हिस्ट्री का सबसे पहला रिकॉर्डेड पेंडेमिक था, जो आज प्लेग ऑफ जस्टिनियन के नाम से जाना जाता है। पूरे 2 सालों तक चलने वाली अनोखी आसमानी बीमारी ने इस पूरे कॉन्टिनेंट का सर्वनाश कर दिया था। यहाँ तक कि कुछ इलाके तो ऐसे भी थे जहाँ पूरे 2 सालों तक सूरज ही नहीं निकला था, लेकिन किसी को इस मिस्ट्री की असल वजह मालूम न पड़ सकी। काले बादलों का खौफनाक साया, गर्मी के मौसम में बर्फबारी का पड़ना, फसलें, जानवर और परिंदों के साथ साथ इंसानों का भी मर जाना इस बात की निशानी थी कि यहाँ कुछ तो ऐसा जरूर हुआ था जो किसी भी सूरत में नॉर्मल नहीं था। पर अब जाकर तकरीबन 1500 साल गुजरने के बाद 2013 में आखिरकार साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स ने इस खौफनाक आसमानी बीमारी की असल वजह का सुराग लगा लिया है। करोड़ों लोगों की जान लेने वाली इस बीमारी का राज इस्तांबुल से 5000 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड में छुपा है। एक्सपर्ट्स की एक छोटी टीम ईस्टर्न ग्रीनलैंड पहुंची और इनका यहाँ आने का मेन मकसद पास्ट के क्लाइमेट पर रिसर्च करना था। ग्रीनलैंड में हर वक्त बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है। यहाँ आम हालात में बगैर प्रोफेशनल इक्विपमेंट के रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जून जुलाई में जहाँ कई कंट्रीज का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता है, उसी वक्त ग्रीनलैंड का टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस होता है।
गर्मी का मौसम ग्रीनलैंड के आसपास भी नहीं भटकता। इसी वजह से यहाँ की बर्फ का मेल्ट होना पॉसिबल ही नहीं है। आसमान से बरसने वाली स्नोफॉल हवा में मौजूद पार्टिकल्स को भी अपने साथ जमीन पर ले आती है। यानी अगर माहौल में डस्ट होगी तो वह स्नोफॉल के साथ नीचे जमीन पर आ जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ बर्फ के नीचे पिछले 1 लाख सालों का क्लाइमेट डाटा अभी तक महफूज है। हर साल ग्रीनलैंड में जो बर्फ पड़ती है वह लेयर्स में एक दूसरे के ऊपर जमा होती जाती है। 1 साल की लेयर 5 सेंटीमीटर मोटी होती है। यानी अगर आज से 1500 साल पहले का क्लाइमेट डाटा जानना हो तो तकरीबन 75 मीटर नीचे मौजूद स्नो के सैंपल्स को बाहर निकालकर उसकी लैब टेस्टिंग करना जरूरी है। एक्सपर्ट्स ने यहाँ ड्रिलिंग का काम स्टार्ट किया और पिछले 2000 सालों से पड़ने वाली बर्फ को बाहर निकाल लिया गया। निकाले जाने वाले स्नोकोर की टोटल लंबाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी, जिसमें बर्फ के वह हिस्से भी शामिल थे जो प्लेग ऑफ जस्टिनियन की खौफनाक बीमारी के दौरान ग्रीनलैंड के आसमान से बरसे थे। निकाले जाने वाले आइस कोर पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट परफॉर्म किया गया तो हैरत अंगेज तौर पर यह 500 से 600 के दरमियान पड़ने वाली बर्फ में सल्फर की एक स्पाइक देखी गई। यह स्पाइक इस बात की निशानी थी कि जिस दौर में कॉन्स्टेंटिनोपल में 2 सालों तक काले बादल मंडरा रहे थे, उस दौर में एटमॉस्फेयर में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत खतरनाक गैस होती है जो कि न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों, परिंदों और प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल होती है। अगला टास्क यह जानना था कि 6th सेंचुरी के दौरान एटमॉस्फेयर में सल्फर क्यों मौजूद था और वह आया कहां से था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आसमान में इतने ज्यादा सल्फर पार्टिकल्स सिर्फ एक चीज से पैदा हो सकते हैं और वह चीज है वोल्केनो। जी हाँ, अरब के अंदर अलग जगह पर पिघले हुए पत्थर मैग्मा की सूरत में उबल रहे होते हैं। अर्थ की आउटर लेयर अपने प्रेशर से मैग्मा को बाहर निकलने से रोकती है, जबकि मैग्मा हर वक्त कोई जगह तलाश करता रहता है जिससे वह बाहर निकल सके। मैग्मा और जमीन की यह जंग सिर्फ तब तक चलती रहती है जब तक समंदर का पानी मैग्मा तक नहीं पहुंच जाता। अगर समंदर का पानी मैग्मा तक पहुंचने में कामयाब हो जाए तो पानी गर्म होकर गैस बन जाता है और यही गैस अब मैग्मा के साथ मिलकर जमीन पर और ज्यादा प्रेशर देने लगती है। बस फिर किसी भी वीक पॉइंट से मैग्मा लावा की सूरत में फटकर बाहर निकल आता है। पानी और सल्फर, यह दोनों चीजें वोल्केनो के साथ मिक्स नहीं होती, बल्कि यह पावरफुल गैस की सूरत में आसमान में फैल जाती है। अत्यधिक ताकतवर वोल्केनो से निकलने वाली वोल्केनो गैस हजारों मील दूर तक भी आसानी से फैल सकती है। आसमान में मौजूद सल्फर पानी के ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, जो किसी भी सूरत में इंसान के लिए डेडली साबित हो सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड के यह बादल इतने घने होते हैं कि यह सूरज की रोशनी को भी पास नहीं होने देते। 1500 साल पहले प्लेग ऑफ जस्टिनियन के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यह बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि यूरोप में लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार एक खतरनाक वोल्केनो था। एक तरफ जानलेवा सल्फ्यूरिक गैस तो दूसरी तरफ सल्फ्यूरिक एसिड के बादल। यह बादल बरसेंगे तो जैसे तेजाब की बारिश होगी, और अगर यह नहीं बरसेंगे तो इसके बादल इंसानों को सूरज की रोशनी के लिए तड़पा देंगे। यह एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें इंसानों के लिए हर मोड़ पर सिर्फ तबाही ही तबाही थी। जिस वोल्केनो के फटने से यह सारी तबाही हुई थी, वह वोल्केनो कौन सा था, यह जानना अभी भी बाकी था। कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स इस नतीजे तक पहुंचे कि कॉन्स्टेंटिनोपल से 11,700 किलोमीटर दूर समंदर के उस पार, ठीक इस मुकाम पर अल साल्वाडोर में वहां के येलो पोंगा लेक है। जब कॉन्स्टेंटिनोपल में प्लेग ऑफ जस्टिनियन आया था, उसी दौर में इस लेक के अंदर से एक खौफनाक वोल्केनो फटा था और उसकी जीती जागती मिसाल यह पहाड़ है। यह पहाड़ जो दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन यह असल में वोल्केनो एज का पहाड़ है जो इसी लेक के अंदर 1500 साल पहले फटने वाले वोल्केनो के नतीजे में बना था। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में करोड़ों लोग वोल्केनो के साए तले रहते हैं। यह वोल्केनो किस वक्त फटेंगे, इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। हमें सिर्फ यह मालूम पड़ चुका है कि जो वोल्केनो इंसानी आबादी से हजारों किलोमीटर दूर भी हैं, वह भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दुनिया भर के वोल्केनो लॉज, क्लाइमेट रिसर्चर्स और जियोलॉजिस्ट पास्ट में फटने वाले वोल्केनो और उनके नतीजे में होने वाले नुकसान पर अभी तक रिसर्च कर रहे हैं, ताकि इंसानों को इन स्लीपिंग जॉइंट्स की तबाही से बचाया जा सके। उम्मीद है कि यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।